जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, 2-3 एग्ज़ाम है आगे में, उसी को लेकर कुछ छोटे छोटे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, जिससे मेरे साथ साथ आप सभी को भी, हालांकि मैंने ये मेहनत अपने लिए कर रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आप लोग को भी शामिल किया जाए इसमें। और इसमें जो हम लोग करने वाले हैं, सबसे बड़ी बात कि करेंट अफेयर्स के साथ जो हमारे इन्वायरमेंट को जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं चीज़ को मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने 2019 से लेकर 2022 तक सारी की सारी बातें यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज से हर एक एग्ज़ाम में, इन्वायरमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज से हर एक एग्ज़ाम में हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पर करूँगा। तो बिहार दरोगा में भी यहाँ पर डेफिनेटली मिल ही जाता है। NTPC CBT2 में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलते हैं इन्वायरमेंट से, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। बात करेंगे BPSC प्री का, तो यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलेंगे। तो ऐसे में ये, और ग्रुप डी में भी हो गया, तो ऐसे में इसको पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। तो आज मैं इसमें जो कवर करने वाला हूँ, तो इसमें बेसिक जो इन्वायरमेंट का होता है कि ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, ये शब्द किसने दिया, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें जितना भी इंटरनेशनल बॉडी है इन्वायरमेंट का लेकर, जो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, उसको भी यहाँ पर कवर करूँगा। तो 3-4 लेक्चर में आएंगे, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम इसे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके PDF का आप टेंशन ना लें, जैसे ही ये हो जाएंगे लेक्चर, पूरा का पूरा 3 लेक्चर या 4 लेक्चर जो भी आए, जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो आपका सारा का सारा PDF एक साथ मिल जाएगा, ताकि आपको PDF निकलवाने में भी ठीक रहे और आप आराम से इसको वीडियो के साथ साथ अपना अंडरलाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, नीचे में लिंक होगा, आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर के रूप में है, जिसमें आप वीडियो देखने के बाद ही आप यदि इसको रिवीजन वगैरह करते हैं तो समझ में आएगा। यदि आप डायरेक्टली अपना कलाकारी करते हैं तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही भारी लग सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ही सहज शब्दों में इसको मैंने रखने की कोशिश की है, ताकि ये बर्डन के रूप न ले। तो आपका जो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे है, वन लाइनर के रूप में मैंने पहले ही बोला हुआ था, है यहाँ पर, आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, बोला जा रहा है कि इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा है। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं, शब्द किसने दिया है। ठीक है, तो ये हैकल नाम के एक जो है प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के द्वारा जो इकोलॉजी शब्द की या चाहे पारिस्थितिकी तंत्र की जो है व्याख्या की गई थी। ऐसे क्वेश्चन प्रायः पूछ दिए जाते हैं कि इकोलॉजी टर्म या पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था। अब नेक्स्ट है, इसी से मिलता जुलता नाम एक नीचे में और है, जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है ना, अब जैसे हिंदी में इकोलॉजी इकोसिस्टम सेम ही दिखते हैं, उसी तरह हिंदी इंग्लिश में भी यहाँ पर देखिए इकोलॉजी हो गया, यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों में आपको टेंस कन्फ्यूजन नहीं पैदा करना है, आपको आराम से याद रखना है। यहाँ पर देखिए इकोसिस्टम का या चाहे पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द है ये किसने दिया, AG ट्रांसलेट साहब के द्वारा दिया गया। कई बार हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इकोलॉजी है, यहाँ पे लॉ है, तो यहाँ पे ऊपर में लॉ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इकोसिस्टम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सिस्टम में T है, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसले है, तो इस तरीक़े से आप डेफिनेटली याद रख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पे देख लीजिए कि गहन पारिस्थितिकी, ठीक है ना, डीप इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। तो ये भी कई बार पूछ दिए जाते हैं। सारे के सारे आपको NCERT का फैक्ट्स आधारित यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चूँकि आज बेसिक मैंने पहले ही बताया था, इसको आर्नी नेस के द्वारा जो है बताया गया था। वन सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, अपना रिपोर्ट कब से प्रकाशन करना स्टार्ट की है, तो सन 1987 ईस्वी से। ठीक है, भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ पर है, तो देहरादून में है। प्रत्येक 2 वर्ष पर ये रिपोर्ट जारी कर देता है। अभी हाल में भी 2019 में जारी किया गया था, और अभी जो है 2022 का जारी किया गया है। ठीक है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा वन है अभी MP में है। MP में बहुत दिनों से, जब से हमारा भारत है, यहीं पे सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, MP में ही, और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है, बढ़ोतरी है, वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ है किस राज्य में, तो यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और बात करेंगे कितना परसेंटेज में सबसे ज़्यादा किस में हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको
मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो पारिस्थितिकी स्तूप क्या होता है, ठीक है। ये स्तूप तो आप समझ में करते हैं ना, कुछ इस प्रकार का जो स्तूप होता है ऊपर में, इसको स्तूप बोलते हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी में या इकोलॉजी में जो स्तूप है उसको किसके द्वारा लाया गया था, चार्ल्स एल्टन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है कि जैव विविधता शब्द, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था या किसको द्वारा दिया गया था, वाल्टर, या इसको वाटर जी रोसेन भी बोला जाता है, वाटर जी रोसेन भी आप इसको इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं, जैव विविधता शब्द के आविष्कारक या चाहे जनक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव विविधता दशक कब घोषित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा जैव विविधता दशक किसे घोषित किया गया था, तो 2010-11 को जो है घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट आपके मोबाइल वाला हॉट स्पॉट की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर जो हॉट स्पॉट सब देख रहे हैं ये आपके मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है। ये जो है हॉट स्पॉट होता है, सबसे पहले समझिए, हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है जो पर्यावरण के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसी हॉट स्पॉट में विश्व के सबसे अधिक जो है जैव विविधता पाया जाता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव और बहुत सारे जीव जंतु या चाहे क्रिएचर जहाँ पर पाए जाते हैं, जिनको थोड़ा सा भी हानि पहुँच जाए तो वहाँ मैक्सिमम लोग जो है वहाँ मैक्सिमम क्रिएचर इफेक्टेड हो जाते हैं। उस स्थल को हॉट स्पॉट कहा जाता है। भारत में भी कितने हॉट स्पॉट है, 4 हॉट स्पॉट भारत में भी है। तो इस हॉट स्पॉट शब्द को किसने गढ़ा था, तो इस हॉट स्पॉट शब्द को नॉर्मन मायर्स के द्वारा जो है गढ़ा गया था। इस हॉट स्पॉट शब्द को व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर है, चेन्नई में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जैविक विविधता अधिनियम कब घोषित किया गया, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो है जैविक विविधता अधिनियम कब घोषित किया गया, सन 2002 में। कब घोषित किया, सन 2002 में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, ठीक है ना, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो कच्छ की खाड़ी में जो है, कच्छ की खाड़ी में कहाँ पर है, राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर जैव विविधता को कम करने वाला पौधा कौन है, ठीक है, अर्थात जहाँ पर जैव विविधता है, जैव एक पौधा ऐसा भी है, ठीक है, जो कि क्या करता है, जैव विविधता को कम कर दे, अर्थात वहाँ पर तो हो सकता है कि पादप को भी ख़त्म कर दे या चाहे जंतु को भी ख़त्म कर दे। उस तरह के पौधा का नाम क्या है, प्रोसेपिस जूली फ्लोरा, प्रोसेपिस जूली फ्लोरा। आप देख सकते हैं नाम कितना अजीब है, जितना अजीब नाम है उतना अजीब इसका काम भी है, ठीक है, याद रखिएगा, भी है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, हमने पहले ही बताया था कि सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोई भी पौधा, धरातल का कोई भी पौधा इस नाइट्रोजन को जो है ना नाइट्रेट के रूप में लेता है, ठीक है, नाइट्रेट के रूप में लेता है, किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। लेकिन ये जो धान का पौधा है, इस धान का पौधा क्या करता है, इस नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है, क्या करता है, तो अमोनियम के रूप में, ठीक है। हमारा जो पौधा है, जितने भी पौधे हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है ना कि हमारे वायुमंडल में 78% क्या है, नाइट्रोजन ही है। ऐसा नहीं कि ये इस पौधा का फूल पत्ती है, फूल पत्ती और फूल पत्ती में से डायरेक्ट अवशोषण करता है वायुमंडल से, ऐसे नहीं करता है। वो जड़ में, उनके जड़ में विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो है इस वायु में से जो नाइट्रोजन है उसको अपने में नाइट्रेट के रूप में जो है जीवाणु है, हरित लवक वगैरह है, उसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है ना। ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जिसको सरकार के द्वारा, ठीक है ना, वायुमंडल को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आरक्षित किया जाता है। उसमें न तो आप जंगल की लकड़ी काट सकते हैं, ना ही पशु चरा सकते हैं। वैसे जगह को क्या बोला जाता है, वैसे जगहों को बोला जाता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इस यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी का है। नेक्स्ट यहाँ पर पक्षियों का स्वर्ग स्थल किसे कहा जाता है, क्या है आपका, पक्षियों का स्वर्ग स्थल, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान के भरतपुर में है, ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर होता क्या है कि पूरे साइबेरिया वगैरह से, रूस वगैरह से ठंडी के दिनों में यहाँ पर विभिन्न देशों से पक्षी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चूँकि पक्षियों की प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, तो ऐसे में इसको पक्षियों का स्वर्ग स्थल कहा जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है, और ये पक्षियों के लिए ही है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो ग्रीन हाउस गैस जो इसकी संकल्पना जो है जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा किया गया था, जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक है और ये पेरिस समझौता जो था, पेरिस समझौता के तहत ग्रीन हाउस गैस जो है
लाया गया था। आपको पता है ना कि ग्रीन हाउस के कारण हमारे ओजोन में जो है छिद्र हो रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक टर्म सबसे पहले देखिए, ये कार्बन नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि हमारा भारत भी 2048 में जो है पूरी तरह से कार्बन को निकालना छोड़ देगा। अर्थात आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं 0.03% केवल आपके मुंह से या हमारे मुंह से नहीं छोड़ना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या है तो हम लोग क्या करते हैं, यदि मुंह से भी छोड़ते हैं तो एक काफ़ी भारी मात्रा में भर दिन में छोड़ा जाता है, कई हज़ारों टन में। और ऐसे में इतने बड़े जनसंख्या को पालने के लिए क्या होता है, इतने बड़े जनसंख्या को पालने के लिए विभिन्न प्रकार के कल कारखाने होते हैं, जहाँ से आप समझते ही होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, हम लोग अवशोषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अवशोषण कौन करता है, अवशोषण करने के लिए पेड़ पौधे की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो है पेड़ पौधे, जनसंख्या जितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उगलते हैं या उत्सर्जन करते हैं उसका अवशोषण करने के लिए बहुत ही कम है। हालांकि दिल्ली वगैरह में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अवशोषण करने के लिए कहीं कहीं टावर लगाए जा रहे हैं। और आपको पता है जो भी देश डेवलप कर चुके हैं वो अब धीरे धीरे क्या होंगे कि कार्बन को जो है उत्सर्जित नहीं करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, कार्बन को अवशोषित करेंगे। ठीक है, तो ये जो कार्बन नेगेटिव का मतलब होता है, वैसा देश जो कार्बन को अवशोषित करता है, ठीक है ना, अपने देश में जितना उत्सर्जन करता है उसको अवशोषित कर लेता है, उसको कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं। उससे अधिक यदि अवशोषित कर लेता है। और कार्बन पॉजिटिव क्या होता है, भारत मान के चलिए कि 1000 टन इन्होंने एक दिन में क्या किया, उत्सर्जित किया अर्थात निकाला, और 900 टन को क्या किया, अवशोषित किया। इस प्रकार से ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अवशोषित कम करता है, उत्सर्जित अधिक करता है। तो वही बोला जा रहा है कि विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश कौन है, अर्थात वो भूटान ऐसा देश है, ठीक है, जो कि कार्बन को क्या करता है, अवशोषित करता है। नेक्स्ट है कि प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, प्रथम जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, 1979 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट है ओजोन परत की खोज किसके द्वारा की गई थी, ओजोन परत की खोज जो है चार्ल्स फैब्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक, ये क्या होता है। अब देखिए ये प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, सबसे पहले इस टर्म को देखिए, कई बार आपको दे दिया जाता है, मैंने इसीलिए इसको यहाँ पर रखा है। अब मान के चलिए एक हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं और एक बोलते हैं कि धुआं या चाहे धुंध बोलते हैं। ठीक है, धुआं धुंध बोलते हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के या वायुमंडल को क्या करता है, प्रदूषण करता है, जिससे हम लोग को विभिन्न प्रकार का बीमारी होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये धुंध क्या करता है, ये डायरेक्ट नहीं बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के प्रतिक्रिया से बनता है। तो वैसा प्रदूषक जो डायरेक्ट क्या करता है, बिना किसी के संयोग से डायरेक्ट क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है, उसको प्राथमिक प्रदूषक बोलते हैं। और वैसा प्रदूषक जो कि प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको द्वितीय प्रदूषक। जैसे कि प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे प्राथमिक प्रदूषक हो गए, जितने भी गैस वगैरह है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। और द्वितीय प्रदूषक में क्या हो गया कि आपको धुंध हो गया, ठीक है, उसके बाद वाष्प हो गया, विभिन्न प्रकार के फॉग हो गया और मिट्टी हो गया, ये सारे के सारे द्वितीय प्रदूषक हो गया। ठीक है, अम्ल वर्षा हो गया। तो इस प्रकार से प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक को आपने समझा। नेक्स्ट है यहाँ पर चार्नोबिल परमाणु नाभिकीय दुर्घटना। आप समझे होंगे कि जिस तरह से भारत में हुआ था उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, यूक्रेन में भी जो है चार्नोबिल परमाणु नाभिकीय दुर्घटना यूक्रेन में भी हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को जो चार्नोबिल जो है में दुर्घटना हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर एजेंडा 21 किससे संबंधित है, एजेंडा 21 जो है सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, जो कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में इसको जो है हाईलाइट किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, VVI क्वेश्चन है। ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। और भारत के भी एक व्यक्ति को मिल चुका है, बिंदेश्वर पाठक साहब को, सन 2003 ईस्वी में। ठीक है, सन 2003 ईस्वी में इनको भी दिया जा चुका है। तो साथियों ये था आपका जो है बेसिक के सारे क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही जल्द हम आप लोग को जो है नेक्स्ट टॉपिक भी करवाएंगे, तो देखते रहिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।